प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मेरे चारों तरफ आपको कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं। ये कराची पोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन पोर्ट। पाकिस्तान के पास अगरचे पोर्ट कासिम भी है, गवादर पोर्ट भी है, लेकिन सबसे मसरूफ़ पोर्ट ये है कराची पोर्ट। यहाँ पर हर वक्त कंटेनर्स आ रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं, ट्रक्स पे लोड हो रहे हैं और पाकिस्तान भर में जा रहे हैं। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट्स होने वाले कंटेनर्स हैं, सामान है, वो यहाँ कराची पोर्ट पर पहुँचता है, यहाँ से फिर लोड होता है और फिर समंदर के लिए रास्ते से दूसरे मुल्कों की तरफ रवाना हो जाता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। एक ऑपरेशनल सिस्टम कि ये पोर्ट कैसे काम करती है और पाकिस्तान में जो ब्लू इकॉनमी है उसके बारे में, उसकी अहमियत में अचानक इजाफा क्यों हो गया। अगरचे ब्लू इकॉनमी हमेशा से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक ख़ास अहमियत देना शुरू की है ब्लू इकॉनमी को, और इसके लिए एक सिस्टम बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीने में ख़ास तौर पर इस मैदान में बहुत फोकस करके ये कोशिश की है कि ये जो ब्लू इकॉनमी का सेक्टर है ये पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करे। तो ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पा रहा है, कैसे इस पोर्ट को डिजिटलाइज़ किया गया है, कैसे इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, कैसे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है, कैसे सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ से जो कंटेनर है वो जल्द से जल्द निकल सके। पहले हम सुनते थे कि कंटेनर्स महीनों के लिए फंसा हुआ है या कई दिन के लिए फंसा हुआ है, कंटेनर क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन फिर इसको 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकालने का सिस्टम कैसे बनाया गया है और किस तरह से फिर ये कोशिश की गई है कि अगर ये यहाँ से सड़क पर चला भी जाए तो जल्द से जल्द शहर से बाहर निकले, जल्द से जल्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ इस कंटेनर जाना है वहाँ चला जाए, क्योंकि अगर सड़कें चौक होंगी तो पोर्ट चौक होगी, पोर्ट चौक होगी तो समंदर चौक होगा। तो इस पूरे सिस्टम को किस तरह से चैनलाइज़ किया जा रहा है, मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये पूरा सिस्टम भी दिखाता हूँ कि कैसे ये देखिए जहाज़ के ऊपर लदे हुए कंटेनर्स को किस तरह से मशीनरी के ज़रिए यहाँ पर ला के डंप किया जा रहा है और इस साइड से कैसे फिर एक एक करके कंटेनर्स पे लोड हो रहे हैं। पीछे से मुसलसल अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और एक एक करके कंटेनर जो हैं वो ट्रक के ऊपर डाले जा रहे हैं। ट्रक यहाँ से निकलेंगे, स्कैन होंगे और स्कैनिंग का सिस्टम भी आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो कंटेनर है वो स्कैन हो जाता है, पता चल जाता है इसके अंदर क्या आना था और क्या आया है, और उसके बाद फिर कंटेनर को बाकी प्रोसेस के बाद गुजार दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये ड्रेजर क्या होता है जिससे जो समंदर की डेप्थ है उसको मेंटेन किया जाता है। तो आइए यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो ड्रेजर है इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 14 मीटर की जो डेप्थ है समंदर की उसको बरकरार रखने का काम करता है। यानी अगर ये ड्रेजर अपना काम ना कर रहा हो तो थोड़े ही दिन में हम देखेंगे कि जो रेत है समंदर की वो इसकी जो डेप्थ है उसको कम करना शुरू कर देगी, रेत जमा होना शुरू हो जाएगी और फिर होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी डेप्थ है वो कम होती जाएगी और जो बड़े शिप्स हैं वो पोर्ट पर नहीं लग सकेंगे, उनको फिर यहाँ पोर्ट पर लगाने में 3-4 दिन का बाज़ दफ़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए इसकी डेप्थ को बरकरार रखना पड़ता है और ये डेप्थ को बरकरार रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है ये वाला, वो ये ड्रेजर करता है। और ये जो ड्रेजर इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है ये अभी यहाँ से 14 मीटर की डेप्थ को मेंटेन कर रहा होगा जो है, और ये मुझे बताया गया कि 2 घंटे में 6000 टन रेत जो है वो हटा सकता है। 2 घंटे में 6000 टन इसकी कैपेसिटी है। तो ये इतना बड़ा एक इक्विपमेंट है, इतनी बड़ी मशीन है जिसे आप ड्रेजर कहते हैं। इसकी मज़ीद क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और इस काम की अपने तौर पर इम्पोर्टेंस क्या है, तो आइए ज़रा इस पर तफसील से बात करें। मेरे साथ ड्रेजर कैप्टन गुलाम हबीब साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा इस बारे में जानते हैं कि ये शिप है क्या, ये ड्रेजर क्या काम करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अभी ये क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइए ये ड्रेजर का बुनियादी तौर पर रोल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ड्रेजर का मेन मकसद है चैनल की डेप्थ को मेंटेन करना और उसकी डेप्थ को बढ़ाना। इसमें मेंटेन करने और बढ़ाने में फ़र्क ये है कि एक कैपिटल ड्रेजर कहलाता है और एक मेंटेनेंस ड्रेजर कहलाता है। ये मेंटेनेंस ड्रेजर है, ठीक है। और कैपिटल ड्रेजर वो होता है कि जो नए सिरे से एक नई डेप्थ क्रिएट करता है और मेंटेनेंस ड्रेजर वो है जो कॉन्टिन्यूसली डेप्थ को मेंटेन करता है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा हाई टाइड और लो टाइड 2 दफ़ा होती है 24 घंटों में। 2 दफ़ा हाई टाइड होती है, 2 दफ़ा लो टाइड होती है। उस टाइड के साथ क्या होता है कि जो लूज सैंड होती है वो हार्बर के अंदर चली आती है। ये समंदर का नेचुरल ब्रिज
स्मूथिंग प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरह इंसान का है उस तरह वो रेत जितनी आती है उतनी वापस जाती नहीं है जब लो टाइड होती है। तो पानी जब उसको बहा के नहीं ले तो वो सेटल होना शुरू हो जाती है। तो ये ड्रेजर्स क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल होता है तो इसकी दो बाजू हैं इस जहाज़ के। जो आपका ये वाला ड्रेजर है, इस टाइप के ड्रेजर के दो बाजू होते हैं जो नीचे 20-22 जितनी डेप्थ तक वो डिजाइंड है वो नीचे चले जाते हैं, और उसके साथ एक स्पेशल लाइन दी होती है जो जेट लाइन होती है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर से नीचे प्रेशर क्रिएट करती है जाके वो हर चीज़ हिला देती है। जब वो रेत हिलती है तो साथ में सक्शन हो रही होती है बड़ी स्ट्रांगली। ये वाला जहाज सेल्फ कंटेन्ड होता है, इसका अपना एक हॉपर एक स्पेस होता है जिसके अंदर वो सारा मटेरियल सक करके डाल रहा होता है। सर्टेन टाइम तक हम उसको ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं और वो मटेरियल सेटल होता रहता है। जब वो 60-70% तक हमारे पास रीडिंग आ जाती है कि इतना सॉलिड मटेरियल कंटेन हो गया है, देन वी गो ऑफ टू डंप इट टू द डेजिग्नेटेड प्लेस व्हिच इज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय द पोर्ट एरिया। ठीक है, अब ये बताइए कि अब ये मेंटेन करने के लिए आपने कहा कि ये कितनी डेप्थ को मेंटेन कर रहा है? सर वैसे तो ये जहाज जो है ना 21 मीटर तक ड्रेच करने के लिए बना हुआ है, लेकिन चूंकि हमारी हार्बर की डेप्थ एज ऑफ नाउ 14.5 मीटर्स हमारी चैनल की डेप्थ इस वक्त हो गई है, तो हम कंफर्टेबली ये जहाज काम कर सकता है। लेकिन मोस्टली ये जहाज इनर हार्बर में भी करता है काम, लेकिन मोस्टली आउटर चैनल पे काम करता है जहां से हमारी चैनल शुरू होती है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोन होता है जहां पर ज्यादा सेटलिंग होती है। कैप्टन साहब, आपको एक जगह पर कितने अरसे के बाद दोबारा वहीं पर, यानी मेरा सवाल यह है कि आज आपने 14 मीटर यहाँ पर मेंटेन किया, अब आप यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे, तो कितने दिन में इसकी दोबारा जो है वो डेप्थ कम हो जाएगी? यूजुअली वैसे हर मानसून के बाद हमें जरूरत होती है कि हम वहाँ से एक गो करें, क्योंकि मानसून में साल में एक दफ़ा मानसून में ऐसा होता है कि वेदर जब बहुत रफ होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है मटेरियल के आने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा, हवा ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो रेत भी उतनी या मटेरियल ज़्यादा आएगा। तो फिर हर साल के बाद हमें मानसून के बाद एक दफ़ा हमें वापस वी हैव टू गिव अ गो टू दैट। और अगर आप 14-15 मीटर को मेंटेन रखते हैं तो कितने बड़े शिप्स यहाँ पर आ सकते हैं? मैक्सिमम जहाज का जो ड्राफ्ट होता है, जैसे 14.5 पे हम 16 मीटर वाला भी लेकर आ सकते हैं, वो इस तरह के 14.5 तो उसकी डिजाइन डेप्थ है, लेकिन जब टाइड ऐड हो जाती है उसके अंदर 2-3 मीटर की, तो हमारा डेप्थ हमारी 16-17 मीटर तक चली जाती है। ये ड्रेजर को खुद कितनी डेप्थ चाहिए? ये मिनिमम कितनी डेप्थ पे ये आके काम कर सकते हैं? ये ड्रेजर की इतनी डेप्थ नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम मटेरियल जब लेते हैं तो फिर हमारा ड्राफ्ट बनता है। तो मैक्सिमम इसका 5-6 मीटर से ज्यादा ड्राफ्ट नहीं होता। अदरवाइज आप इसे पुश करके ले आते हैं आप? नहीं, ये इसका सेल्फ प्रोपेल्ड है। अच्छा, ये वाला ड्रेजर इसका इंजन है बाकायदा, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है और ये खुद से। और ऐसे कितने ड्रेजर यहाँ पर मौजूद हैं? अभी हमारे पास इस तरह के 2 ड्रेजर थे, अभी एज ऑफ नाउ ये वाला ऑपरेशन है, दूसरा वाला हम लोग स्क्रैप करने जा रहे हैं, प्रोबेबली उसकी रिप्लेसमेंट आने वाली है। सही है। और इसका जो रोल है वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है? इस ड्रेजर का तो मेन रोल इसी का है, क्योंकि इस ड्रेजर की इनिशियली हमारी टनल की डेप्थ जो थी 8 मीटर थी इनिशियली जब ये आया था ड्रेजर। 2007 में ये हॉलैंड से बन के इंडक्ट हुआ था केपीटी के अंदर, तो ये जब से आया तो इसने उस वक्त 13 मीटर तक डेप्थ की इसकी। इसी ड्रेजर ने कंटिन्यूअस अराउंड द क्लॉक काम करके तो चैनल की डेप्थ 13 मीटर की थी। उसके बाद ऑन एंड ऑफ जारी बात है, जहाज को मेंटेनेंस की भी जरूरत है, तो काफी जिम्मेदारियां जहाज की। ये सबसे बड़ा फ्लीट का सबसे बड़ा जहाज है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी के ऊपर। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। ये नाज़रीन आप देखिए पीछे, अब ये जो हमें एक शिप नज़र आ रहा है, ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये कोई 3000 गाड़ियाँ लेकर आया हुआ है, कार कैरियर है, और ये गाड़ियाँ लेकर आया, और अभी हम शायद आपको दिखा भी सकें थोड़ी देर में कि जब ये गाड़ियाँ यहाँ से ऑफलोड होंगी तो वो कहाँ से आई हैं, क्या है और ये क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो आप गाड़ियाँ मंगवाते हैं वो इस तरह से बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, तो ये कार कैरियर है पीछे, और इसी तरह से वो पीछे आप देखिए कंटेनर्स बहुत सारे आए हुए हैं, और ये बुनियादी जो काम है इस पोर्ट का वो यहाँ पर आपको विजिबल होता है, यहाँ पर आकर आप उसको देख सकते हैं। तो मज़ीद बात करते हैं आगे, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। मेरे साथ कैप्टन अली मौजूद हैं। आप यूँ तो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर हैं, लेकिन अपनी खिदमात मैरीटाइम मिनिस्ट्री में इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं, और हम इस मिनिस्ट्री के हवाले से और केपीटी के हवाले से ये सुन रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, इस पर बहुत काम हो रहा है, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से बड़ी चीज़ें प्लान की जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? कैप्टन अली से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये तो बताइए सबसे पहले कि ब्लू इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस वैसे तो हमेशा से रही है, लेकिन आजकल हम सुन रहे हैं कि इस पर रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर बहुत काम हो रहा है, और उसी विजन के तहत कुछ रिफॉर्म्स भी लाई गई हैं। क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेरी राइटली सेड, बहुत सारी रिफॉर्म्स आई हैं
particularly during last 4-5 months, और इन पर्टिकुलर जो इस वक्त गल्फ में कॉन्फ्लिक्ट है ऑनगोइंग, उसके तनाजुर में दुनिया के लिए तो चैलेंजेस बढ़ते गए, दुनिया के लिए तो बहुत इश्यूज़ हुए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मैरीटाइम टास्क फोर्स और फिर मैरीटाइम से रिलेटेड इस इवेंट कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की, जिसको मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स ने लीड किया, और उसके अंदर FBR के रैप्स भी थे और पोर्ट अथॉरिटीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। उन्होंने बहुत इसको मैं कहूँ एक्सेप्शनली हैंडल किया, और उसके तनाजुर में जो हमारे SROs पेंडिंग थे काफ़ी अरसे से, इवन के डेकेड से, जिसकी वजह से ट्रांसशिपमेंट को हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग था कि कंटेनर लोड ही हैंडल होता था, लेस देन कंटेनर लोड के लिए थोड़ा इशू था, ट्रांसशिपमेंट हैंडल नहीं होता था, पोर्ट पे आके दूसरे टर्मिनल पे जाना मुश्किल था, फिर ऑफ लोड पे जाके हैंडल होना मुश्किल था। अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन SROs के तनाजुर में वो चीज़ें फैसिलिटेट हो गई हैं, जिसका आउटपुट अब आपको नज़र आ रहा है कि कराची पोर्ट जितना ट्रांसशिपमेंट कार्गो साल में हैंडल करता था वो महीने में हैंडल कर रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान और एडवर्सरी का कॉन्फ्लिक्ट भी रहा और ये वाले चैलेंजेस भी आ गए थोड़े से, तो उसके तनाजुर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने तमाम किस्म के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, मे इट बी कंटेनर हैंडलिंग, मे इट बी कार्गो हैंडलिंग, मे इट बी बल्क, और मे इट बी शिप हैंडलिंग, और इवन के बहुत बेहतर और हो सकता था कि हमारा अभी हमने 2100 शिप हैंडल किए हैं मोर देन, और उससे तो हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे यहाँ? हैंडलिंग कैपेसिटी कराची पोर्ट की है 125 मिलियन टन। अच्छा। इस वक्त हमने 56 मिलियन टन हैंडल किया है। हमारा एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट जो है, अभी भी कैपेसिटी मौजूद है? कैपेसिटी कराची पोर्ट ऑपरेट कर रहा है अपनी 50% कैपेसिटी। अच्छा। इंपोर्ट वाली चीज़ तो हो रही है, एक्सपोर्ट वाली जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको पता है थोड़ी कम है, तो उसको थोड़ा सा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, और अब उनको पर्टिकुलर फोकस करना पड़ेगा कि इस वक्त जो है हमारे से वेस्ट इतना सिक्योर नहीं है जितना हम और हमारे से ईस्ट वाली साइड। आपने ट्रांसशिपमेंट का की टर्म इस्तेमाल की, ही आप कह रहे थे ट्रांसशिपमेंट का मतलब ज़रा समझा दीजिएगा व्यूअर्स को, इसका क्या मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांसशिपमेंट इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि वो कंसाइनमेंट, वो कंटेनर, वो बल्क जो पोर्ट पे आ तो रहा है, लेकिन उसका हिंटरलैंड जो है वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर नहीं है। ठीक है, वो जो है कहीं और जाना है, उसको किसी और कंट्री में जाना है। हाँ। हमारी कंट्री में वो उतर रहा है क्योंकि कोई बड़ा शिप आ गया, कोई मदर वेसल आ गया, हाँ। उसने ट्रांसशिपमेंट के 3000 उतार दिए, उसके ऊपर लोड था 24,000 कंटेनर का, ठीक है। तो 3000 कंटेनर जो हैं वो हो गए ट्रांसशिपमेंट। अब वो जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जी। तो इस चीज़ को अगर वो यहीं पे आप जैसे इस्लामाबाद से चलते हैं और कराची उतर जाते हैं, फिर यहाँ से बस लेकर आपने टंडोला यार्ड जाना है और या आपने हैदराबाद जाना है, तो आप वहाँ से फिर 3 अलग अलग जो है रूट ले लेते हैं, तो ये ट्रांसशिपमेंट आप कह रहे हैं कि बड़े जहाज़ में आता है और फिर छोटे कंटेनर्स में वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। बड़े में आ गया और उसने पाकिस्तान में यूज़ नहीं होना। हाँ। उस कंटेनर का जो कार्गो है उसने पाकिस्तान में यूज़ नहीं होना, वो बगैर खुले या अब जारी पैक लोड भी खुल के, और उसका कुछ कमोडिटीज़ किसी दूसरी कंट्री में जा रही हैं जहाँ पे उसने उसका हिंटरलैंड है और वहाँ वो यूज़। तो केपीटी बेसिकली आप ये फैसिलिटी दे रहा होता है और उसके लिए चार्ज कर रहा होता है, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी बिल्कुल, कराची पोर्ट और उसकी मैनेजमेंट जो है वो रेगुलेटर है। हमने सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट दिया हुआ है और उसके तनाजुर में वर्किंग एनवायरनमेंट। आपने कहा कि जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रीजन में, उसके तनाजुर में इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए और बढ़ गई है, तो कौन सी पोर्ट का जो शेयर था वो हमने लिया है? गल्फ की कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको पता है कि चोक हो गया था मामला, वहाँ जा नहीं पा रहा था। हाँ। तो ये फिर इसका तो फिर ये भी तो हो सकता है कि टेम्परेरी बेसिस पे हो रहा हो। जी बिल्कुल है, ये वाली चीज़ जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट यही थे कि ट्रांसशिपमेंट के कुछ कंटेनर हमने हैंडल कर लिए। इसका पॉजिटिव जो लार्जर प्रोस्पेक्ट है वो ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट, इवन के ईरान अब यहाँ पर शिप आएंगे और सेंट्रल एशियन के साथ ट्रेड की फैसिलिटेशन थ्रू वो जो ऐसा। तो आप कह रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने के बाद भी ये सब ये जारी रहेगा और बेहतर हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन में आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त ये जो कंटेनर्स हैं ये रिमोटली कंट्रोल हो रहे हैं, और ये कंटेनर्स यहाँ से अगर आप देखें तो उठा के जॉयस्टिक्स के ज़रिए से सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करके इसको उठा के ट्रक के ऊपर रखा जा रहा है। तो ये ऑपरेशन जो है वो सारा रिमोटली कंट्रोल होता है, और ये जो साहब हैं ये देखिए आप, जॉयस्टिक्स के ज़रिए से ये इस वक्त रियल टाइम पे, यानी कोई वीडियो नहीं चल रही है, ये रियल टाइम पे कंटेनर्स यहाँ से उठाया गया है, और इसका एक एंगल उधर भी आप देख सकते हैं। ये 29 कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ से इसको पूरी तरह से जज करके, मॉनिटर करके फिर इसको ट्रक के ऊपर प्लेस करते हैं। और ये इस वक्त जो है इस वाले ऊपर वाली स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये मूव हो रहा है
और ये इसको इसकी जो जगह है वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। फ़ाहद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ाहद साहब, ये ज़रा आप हमें एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा कि क्या हो रहा है? सर बेसिकली ये STS कहलाती है, शिप टू शोर टू शिप क्रेन्स हैं, और जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंटेनर के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो कंटेनर हम यहाँ से लेके जाते हैं, रखते हैं जहाज़ के ऊपर, उसे हम एक्सपोर्ट कंटेनर कहते हैं। और बेसिकली ये ऑपरेशन हमारे पास चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सही। तो ये जहाज़ पर ये इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, ये बिल्कुल वहाँ पर कोई ह्यूमन बींग नहीं है? ह्यूमन बींग कोई भी यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहे, फिजिकली यहाँ पे कोई भी नहीं है। रिमोट के ऊपर ये ऑफिस एनवायरनमेंट के ऊपर यहाँ पर बैठ के ऑपरेटर यहाँ पे जजमेंट करते हैं थ्रू आउट कैमराज। 29 कैमराज यहाँ पर हमारे पास हैं, जो कि हर एंगल के ऊपर आपको व्यूज़ देते हैं। और ये सेमी ऑटो क्रेन्स कहलाती हैं। आप देखें यहाँ पे कोई भी कंटेनर यहाँ पे काम नहीं करेंगे। सेमी आपने एक पोजीशन में आके कमांड दी और ये वेसल के ऊपर जाएंगे, उस पोजीशन के ऊपर टारगेट के ऊपर जाती है, और कंटेनर हैंडलिंग करने के लिए फिर इसके बाद आपके पास बाय मैनुअली, यानी कि तो इससे एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव हो जाती है? इससे हमारी एफिशिएंसी तो यानी कि अगर पर आवर मूव 25 कंटेनर है हमारा एवरेज। पर आवर 25 कंटेनर्स। अच्छा, और अगर आप ये काम फिजिकली करें तो कितना टाइम लगता है? फिजिकली करने में हमारे पास ये कि हम ऑपरेटर की हेल्थ इससे मुतासिर होती है, क्योंकि उनको झुक के कंटिन्यूसली 12 घंटे ऑपरेशन करना पड़ता है। इनकी बैकबोन्स इनकी से हेल्थ इनकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और यहाँ पे ऑफिस इन्वायरमेंट में बैठ के वो बिल्कुल वो एक फिजिकल हुआ क्या, और ये आप रिमोटली काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़ाहद साहब। जो भी कंटेनर कराची पोर्ट पे आता है वो सबसे पहले स्कैन किया जाता है, वो स्कैनिंग मशीन में से गुजरता है, और यहाँ पर जो स्कैनिंग का जदीद तरीन सिस्टम लगाया गया है उससे वो सिर्फ 40 से 50 सेकंड्स में उसको पूरा स्कैन कर लेता है। जैसे इस वक्त पीछे से गाड़ी आ रही है, ये स्कैनर में से गुजरेगी और वॉक थ्रू करेगी, और इसे गुजरते हुए जो है वो इसमें स्कैन हो जाएगा। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या मटीरियल है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, दानिश साहब मेरे साथ मौजूद है। दानिश साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं? ये बेसिकली FBR के लिए और हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर एंटी नारकोटिक्स है, ANF है, उनके लिए सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके जो है वो अंदर के जो भी कार्गो है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो विजिबल हो जाता है। तो इसी वजह से, और अब जिस तरीके से जिद्दत आ गई है, ट्रांसशिपमेंट हमारे पास से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स SAPT से हो रही है, जिसके अंदर डेली के 5 से 6 वेसल्स जो है यहाँ पे बर्थ हैं, और स्कैनिंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा हाई है। हम पर डे जो है वो तकरीबन 250-300 कंटेनर जो है वो पर शिफ्ट, यानी जो 12 आवर्स की जो शिफ्ट होती है उसमें हम स्कैन कर रहे हैं। कितने बताया आपने 12 आवर्स में? तकरीबन 250-300 कंटेनर 250-300 कंटेनर स्कैन हो रहे हैं। और एक स्कैनर कितना टाइम लेता है स्कैन होने में? एक कंटेनर 2 से 2.5 मिनट लेता है। ये 2 से 2.5 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस? बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। स्कैनिंग विद सबमिट फॉर द VBOX सिस्टम, जो कस्टम का VBOX सिस्टम होता है, जो इमेज यानी जो स्कैनिंग कंप्लीट होती है वो फाइनल जो होती है वो VBOX में पेस्ट होती है। तो ये जहाँ से जैसी कंप्लीट होती है तो VBOX में कंप्लीट। तो अब ये इस वक्त कंटेनर जो है ये स्कैनर में से गुजर रहा है, ये स्कैनर से गुजर, अब ये सिर्फ गुजरेगा जी और स्कैन हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छा, स्टार्ट हो गई है इसकी, ये बीम स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये स्कैन हो रहा है? स्कैन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जैसे ये बीम स्टॉप होगी ऑटोमेटिकली आवाज़ भी बंद हो जाएगी और स्कैन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब ये जब आवाज़ बंद हुई है इसका मतलब इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है? अच्छा, अब जो अंदर हमारा ऑपरेटर बैठा हुआ है वो यहाँ पर जो भी, क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनल यानी स्कैनर पे जो भी गाड़ी आती है वो एंट्रेंस और एग्जिट पे हमारे पास व्हीकल गाइडर मौजूद होता है, ठीक है, जो वो इसको इन्फॉर्म करता है कि आया स्कैन कंप्लीट हुई है नहीं। अब जो भी अंदर असिस्टेंट बैठा हुआ है वो हमारे व्हीकल गाइडर को बताएगा कि स्कैन कंप्लीट हो चुकी है, फिर वो यहाँ से इसको रिलीज करेंगे। अदरवाइज वो फिर दोबारा स्कैन अगर नहीं होता तो दोबारा स्कैन पर आ जाएगी। सही है। जब ये आपने जदीद सिस्टम नहीं लगाया हुआ था उस वक्त कितना टाइम लगता था गाड़ी को स्कैन होने में? उसके में तकरीबन आधा घंटा पौन घंटे उसमें जो है वो एक गाड़ी स्कैन होती थी, क्योंकि उस टाइम ट्रॉली सिस्टम होता था, वो सिस्टम जो था वो थोड़ा स्लो था, इतना वर्कलोड भी नहीं था, वर्कलोड भी इतना नहीं होता था, और स्कैनिंग पर डे जो आती थी हमारे पास कस्टम की तरफ से 10, 15, 20, 25 आ गई, पर अभी सर तकरीबन 1300-1400 का रेशू पर डे का स्कैनिंग बैलेंस है। चलें, हमने देखा कि ये विदिन मतलब 30-40 सेकंड जैसे ही ये इसने उसके नीचे से गुजरा स्कैनर के और स्कैन हो गया। अब ये हमारे हटने का इंतज़ार कर रहा है, हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, ये हमारे हटने का इंतज़ार कर रहा है। तो मैं ये अब ये कंटेनर जो है स्कैन होकर जा चुका है। जो इसमें प्रोहिबिटेड चीज़ें अगर होंगी जो पॉलिसी के मुताबिक नहीं आनी चाहिए तो इसको रोक लिया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें इसमें कोई प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस होगा फिर? सर
उसमें अभी देखें इन्होंने जो है सिस्टम कस्टम ने बहुत अच्छा सिस्टम, अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर व्यू इंशाल्लाह ताला इसका दिखाऊंगा। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है IPS का, इसको कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके अंदर एक इन्होंने न्यू जिद्दत एक इंस्टॉल हुई है जिसको हम AI फंक्शन कहते हैं। अब कंटेनर भले एम्प्टी हो या कंटेनर फुल हो, चाहे उसके अंदर कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो यान हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो मशीन हो, वो AI सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट कर देता है कि आया इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद चलिए अंदर जाके देख। जी दानिश साहब बताइए आपने क्या स्कैन किया? सर सबसे पहले अभी गाड़ी गुजरी है, अभी आप देख सकते हैं व्यू में, ये स्कैनर के पास से गुजर रही है। जैसी गुजरेगी तो लाइव इमेज आपको OIS पे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये डिस्प्ले होने लग जाएगी। देखें जो स्कैन हो रहा है ये कंटेनर, ठीक है, ये स्कैन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो CIS के ऊपर है। तो ये देखें हमारे पास OIS सिस्टम है, ये बेसिकली कंटेनर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कंटेनर के अंदर क्या चीज़ थी, उसका वेट कितना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फैच हो जाती हैं। ठीक। अभी जिस तरीके से आपने जो कंटेनर हमने स्कैन किया है, रिमूव करो इसको, ये रिमूव करके सर जैसे गेट EDI क्लिक करेगा ये ऑटोमेटिकली तौर पर पूरी डिटेल्स दे देगा कि उसके अंदर क्या था। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नीचे करो, नीचे करो सर, ये देखें सारी डिटेल्स आ गई कि इसके अंदर क्या चीज़ थी, ठीक है, ये आ गई सर। इमेजेस भी आ जाते हैं या इमेजेस भी आ जाती है? इमेज दिखाओ ज़रा सर को, ये आ गई सर इमेज, ठीक है सर, ये इमेजेस आ गई जो स्कैन हुई है। बस सॉफ्ट कॉपी जो इमेज है सर वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको सबमिट करो। तो बता सकते हैं इस कंटेनर में क्या था जो गुजरा अभी? सर ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। अभी तो इसमें सिर्फ कंटेनर नंबर जो है वो हमने स्कैन किया है, वो यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे हम IPS के ऊपर इमेज ट्रांसफर होगी तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास IPS सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, ये IPS की ये हमारे पास इमेज आ गई, समझ लें जो हमारे पास कंटेनर स्कैन हुआ था, ये उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसका प्लेट नंबर क्या था, कंटेनर नंबर क्या था, उसका साइज़ कितना था और उसके अंदर क्या चीज़ थी। तो उसके अंदर कीपिंग मशीन थी जो आप इमेज के अंदर डिस्प्ले भी आपको हो रही है, ये रही। तो सर इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि AI फंक्शन का बहुत अच्छा जो एक वो डेवलपमेंट आई है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये AI इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मैं बता रहा था कि अगर ये कंटेनर बिलफर्ज एम्प्टी होता तो ये चीज़ जो है सर यहाँ पर ये रेड नहीं होता है, ठीक है, ये ग्रीन होती, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है ये फुल है तो इसी वजह से जो है ये रेड आ रहा है। इसके अलावा अगर कार्गो कंटेंट जो हमारे पास HS कोड कहते हैं, बेसिकली हेल्थ कोड होते हैं कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ का फ़र्क होता या कोई भी प्रॉब्लम आती तो ये भी ऑप्शन हमारे पास रेड हो जाता। अगर होमोजेनियस होती, अगर इसके अंदर मशीनरी होती या ऑल दो के कोई टायर वगैरह पड़ा हुआ होता तो ये भी चीज़ यहाँ पर इसकी हाईलाइट हो जाती। सो ये बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है जिससे आप चंद मिनट्स में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये कंटेनर जो गुजरा है इसमें क्या है, ये इसमें कोई प्रोहिबिटेड चीज़ तो नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी चीज़ है प्रोहिबिटेड चीज़ है, अब पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड है। सर जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो इशू हमारे पास आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसको हम GD कहते हैं, गुड डिस्क्रिप्शन होती है, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो कार्गो मंगवा रहा है, इंपोर्ट करवा रहा है, जो हमारा इंपोर्टर है, अगर उसने लिखा है कि मैं फैब्रिक मंगवा रहा हूँ और उसके अंदर वो मशीन लेकर आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है स्कैनर के, वो फौरी तौर पे हमें आइडेंटिफाई कर देगा कि अंदर इसके अंदर सेम कार्गो कंटेंट नहीं है, इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, यानी तो वो आप FBR को हेल्प करेगा। बिल्कुल FBR को हेल्प करेगा, उसकी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम उसको ड्यूटी उससे हम वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर जैसे कि जो चीज़ बैंड है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट हो गई, बटर नट्स वगैरह, छाले हो गए, टाइप की कोई भी चीज़ हो गई तो फौरी तौर पे इसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी और हम उस चीज़ को फौरी तौर पे कंटेनर को कस्टम के थ्रू हम उसको होल्ड करवा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी दानिश साहब। ये देखिए जी कितना एफिशिएंट सिस्टम है कि चंद सेकंड्स में पहले पूरा कंटेनर स्कैन हो गया और फिर अगले चंद सेकंड्स में पूरा सिस्टम पता चल जाता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि उसके अंदर क्या था, क्या वो लीगल है, इलीगल है। तो इससे जो पोर्ट की एफिशिएंसी है उसमें यकीनन इजाफा होता है। ये मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ा कार्गो शिप दिखाई दे रहा है। ये अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लंगर अंदाज हुआ है और इसके ऊपर आपको बहुत सारे जो छोटे छोटे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स लेकर ये शिप यहाँ पर कराची पोर्ट पे कुछ देर पहले लंगर अंदाज हुआ। अब इसकी अनलोडिंग का अमल जारी है। ये कंटेनर सारे यहाँ पर अनलोड होंगे और फिर आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड पर ये लोड हो रहे हैं ट्रक्स के ऊपर और अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। तो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क फोर्स बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स, उसके बनाने के बाद ये सारा सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्पीड अप हुआ है, इस पर ज़्यादा तवज्जो आई है। पाकिस्तान की जो ब्लू इकॉनमी है जिसका वॉल्यूम एक अंदाजे के मुताबिक $100 अरब है,
ये जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बूस्ट देने के लिए, इस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने के लिए इस सारे सिस्टम पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। तो यहाँ आकर पता चलता है कि ये पोर्ट अब पहले से कई गुना ज़्यादा ना सिर्फ बिज़ी पोर्ट हो गई है, बल्कि इसका जो प्रोसेस है उसको भी ज़्यादा स्पीड अप किया गया है, एफिशिएंट किया गया है, डिजिटलाइज किया गया है और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इस पोर्ट से बाहर जो है वो इसको सामान को निकाला जा रहा है। तो प्रोग्राम में मैं आपको मज़ीद चीज़ें आगे चल के दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। ये मेरे पीछे जो शिप आपको दिखाई दे रहा है ये कार कैरियर है और ये हज़ारों गाड़ियाँ लेकर इस वक्त पाकिस्तान पहुँचा है, कराची पोर्ट पर पहुँचा है और इस वक्त गाड़ियों के बाहर आने का अमल जारी है, यानी गाड़ियाँ बाहर निकाली जा रही हैं। तो ये आपको अभी मैं आपको अंदर लेकर जाऊँगा तो आपको देखने में लगेगा जैसे ये किसी प्लाजे की कार पार्किंग है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शिप है जो गाड़ियाँ लेकर पाकिस्तान पहुँचा और ये सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त एक एक करके इस जहाज़ से बाहर आ रही हैं। तो आइए मेरे साथ ज़रा अंदर चलते हैं और आपको इस जहाज़ के अंदर का मंजर भी दिखाते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कराची पोर्ट पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं और कितनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे आप किसी प्लाजे की कार पार्किंग में हैं। तो ये देखें, इस जहाज़ के 7 डेक्स हैं, ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ये ऊपर है, आगे चले जाएं तो इसके और भी फ्लोर्स बने हुए हैं। तो ये 2004 गाड़ियाँ लेकर ये शिप जो है ये कराची पोर्ट पर पहुंचा है और ये देखें एक एक करके गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकल रही हैं इस जहाज़ से। उस साइड पर आप देखें कारें जो हैं वो एक एक करके बाहर निकल रही हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो कराची पोर्ट के ऊपर हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और मैं आप व्यूअर्स को भी मुबारक देता चलूँ जिन्होंने गाड़ियाँ बुक कराई हुई थी, उनको मुबारक क्योंकि उनकी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है रोज़ ही आ रही होती होंगी क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में अब चाइनीज़ गाड़ियों की और दूसरी गाड़ियों की काफ़ी मांग हो गई है। तो ये गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं और इस वक्त जो है ये शिप से इनको निकाल के बाहर जो है वो प्रोसेस के लिए ले जाया जा रहा है। मेरे साथ चेयरमैन केपीटी रियर एडमिरल शाहिद अहमद साहब मौजूद हैं और जितनी एक्टिविटीज़ अभी तक हमने कवर की हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं वो जाहिर है चेयरमैन साहब की सुपरविजन में हो रहा है। किस विजन के साथ काम हो रहा है, क्या टारगेट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है, ये सारी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं। ख़ास तौर पर हमने सुना है कि पिछले 3, 4, 5 महीने में जो ये पोर्ट है ये बहुत बिजी पोर्ट हो गई है, उसकी क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका 92 चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो बात आपने की विज़न की, तो कराची पोर्ट का जो विज़न हमने बनाया है वो इसको रीजनल ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट हब बनाना और इसको एक यूज़र फ्रेंडली पोर्ट बनाना है। तो ये तो एक विजन के 3 मेन कार्डिनल्स हैं जिसमें हमारे DGMO जो हमारे रियर एडमिरल अतीक साहब हैं, ये भी एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशंस का सारा काम इनके जिम्मेदार होता है। दूसरा हमारा मिशन है कमिटेड टू एक्सीलेंस। वी वांट टू बी द नंबर 1, सेकंड टू नन। तो जब आपके पास ये मोटो हो तो फिर आपको उसके अंदर फिर बाकी सारी चीज़ें आपको बेमायनी हो जाती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि कराची पोर्ट का कि नंबर 1, एक तो हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करें कास्ट ऑफ बिज़नेस के लिहाज से और फैसिलिटेशन के लिहाज से, और इसी तरह अपने इंटरनेशनल कस्टमर को भी हम बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान को वो एक डेस्टिनेशन के तौर पर कंसिडर करें। हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है और हमें ज़रूरत है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ और ब्लू इकॉनमी में जितना पोटेंशियल अवेलेबल है वो शायद किसी और सेक्टर में नहीं है। आपने ट्रांसशिपमेंट की बात की, क्या इसमें इजाफा इसलिए हुआ है कि रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर अनरेस्ट होने की वजह से ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है? तो क्या ये एक टेम्परेरी फैक्टर है या आप इसको एक लॉन्ग टर्म फैक्टर के तौर पर भी देखते हैं? जी, आपके सवाल का एक हिस्सा तो मैं जवाब दूंगा कि यस, जो ट्रांसशिपमेंट अचानक जो हुर्मुज़ का क्राइसिस आया उससे ट्रांसशिपमेंट में फ़्लो में तो इजाफा हुआ और ये एक नेचुरल वे था क्योंकि कराची एक आइडियल पोर्ट है। क्लोजर ऑफ हुर्मुज़ के बाद इससे ज़्यादा आइडियल लोकेशन पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का बिज़नेस आया और हमने इसको हैंडल किया और हमने इन 3 महीनों में उतना ट्रांसशिपमेंट हैंडल किया जितना हमने पूरे साल में नहीं किया। नंबर मैटर नहीं करता, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कराची पोर्ट में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी चैलेंज को अबूर कर सकते हैं। हमने ईद वाले दिन भी काम किया, हमने मुहर्रम में भी काम किया, हमने बकरीद में भी। पोर्ट बंद नहीं होने दी, ना
हमारे वर्कर्स ने बंद होने दी, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की KPT के वर्कर्स। हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है कराची पोर्ट की? देखिए कराची पोर्ट की पूरी हैंडलिंग है तो 1.125 यानी 125 मिलियन टन हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन उसमें तो मुख्तलिफ किस्म के कार्गोज शामिल हैं। तो हमारी अभी कोशिश है कि इस कैपेसिटी को भी हम मज़ीद बढ़ाएं, लेकिन उससे ज़्यादा हम एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं कि हम जो भी सिस्टम अवेलेबल है उसको किस तरह ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्रेजिंग हमने की है उस डेप्थ पे पहले जहाँ पे जो कार्गो 2 शिप्स पे आता था, इंशाल्लाह वो अब 1 शिप पे आ जाएगा, आपकी कास्ट बच गई। इसी तरह जो सामान पहले लेट्स सी 5 या 6 दिन में ऑफलोड होता था, वो इंशाल्लाह KGTML पे अभी 1 या 2 दिन में ऑफलोड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारी कोशिश है कि बाहर किसी जहाज़ को वेट ना करना पड़े, तो हम वो तमाम कॉस्ट कटिंग मेजर कर रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस को और बिजनेस कम्युनिटी को फायदा। एक कंटेनर कराची पोर्ट पर पहुंचने के बाद कितने दिन में आउट हो जाता है? देखिए ये डिपेंड, क्योंकि आम तासुर ये है कि जी कंटेनर छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम है, कंटेनर फंसा हुआ है वगैरह वगैरह। नहीं देखिए वो बाज़ औक़ात वो वन साइडेड स्टोरीज होती हैं, ऐसा नहीं है। कंटेनर की क्लियरेंस के मुख्तलिफ चैनल हैं, जिसमें ग्रीन चैनल है, ये रेड चैनल है। जो तो कंटेनर ग्रीन चैनल होते हैं वो तो आप विद इन 3 डेज़ बल्कि उससे भी पहले लेके जा सकते हैं। ठीक है। देखिए इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपने GD फाइल करनी होती है जो कस्टमर ने, बहुत सारे एंड पे डिलेज हैं, उनके एंड पे भी हैं और सिस्टम के एंड पे भी हैं। तो हमने अभी जो हमारा एवरेज टाइम है कराची पोर्ट पे वो तकरीबन 8 से 10 दिन है, और अब हमारी कोशिश है कि इस टाइम को हम कम करके 4 से 5 दिन पे ले आएँ। अच्छा। जी, और इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। FBR ने अपने रूल्स रिवाइज किए हैं, कस्टम ने बहुत साथ दिया है, तो ये इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि 1 आध साल में यहाँ बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगी। हमने अब देखा अभी भी कि डिजिटलाइज किया गया है सिस्टम को। हमने देखा कि जो कंटेनर्स की लोडिंग अनलोडिंग है वो रिमोटली हो रही है, सिस्टम के ऊपर बैठ के वहाँ पर कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है। यानी उससे एक तो सेफ्टी का मेजर जो है वो उसको मेक श्योर किया जाता है। तो आप ये कब किया गया और इससे क्या फ़ायदा आपको ऑन ग्राउंड हुआ है? देखिए ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि दुनिया अभी मॉडर्न पोर्ट्स की तरफ, स्मार्ट पोर्ट की तरफ जा चुकी है। और स्मार्ट पोर्ट में तो बेसिकली अभी आप देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपका AI, आपके सारी कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें शामिल हैं। हम उस स्टेज से में हम भी शामिल हो चुके हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें KGTL में भी और SAPTL में आपने देखा होगा कि हमने अब AI से भी मदद लेना शुरू कर दी है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये पिछले 3-4 सालों से शुरू हुआ और अभी बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। स्कैनिंग का भी अमल हम देख रहे हैं कि 40 सेकंड में परफॉर्म हो रहा है, 1.5-2 मिनट में पूरा 2-2.5 मिनट में पूरा सिस्टम हो जाता है। मैं इसमें दावत दूंगा एडमिरल अतीक को भी कि वो भी इसमें आपको बताएंगे कि स्कैनिंग का अमल किस तरह तेज़ हुआ और इससे बिजनेसमैन कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। चलें हम एडमिरल अतीक साहब से बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। अतीक साहब, क्या पिछले कुछ अर्से में ख़ास तौर पर क्या चेंजेस आई हैं और आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं? देखिए पहले बात आपने की है स्कैनिंग की। स्कैनिंग के अंदर इसको जो नए लेटेस्ट स्कैनर्स लगाए गए, ये मैरीटाइम टास्क फोर्स जब बनी थी उसके बाद ये स्कैनर्स इंट्रोड्यूस किए गए। इन स्कैनर्स के साथ एक तो इसकी स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ हुआ है। दूसरा ये है कि ये 1 गो के अंदर आप विदिन 40 to 50 सेकेंड्स आप करके इसको कंटेनर को आप बाहर निकाल सकते हैं। एक ये इसके अंदर, दूसरा जो प्रोसेसेस हैं, जो FBR के प्रोसेसेस हैं, ये जो कस्टम क्लियरेंस के प्रोसेस हैं, कंटेनर के उतरने से लेकर कंटेनर के गेट से बाहर निकलने तक, उसमें बहुत सारी ऑटोमेशन आई है। उसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, उसके अंदर पॉलिसी इंजेक्शंस आई हैं जिसके अंदर कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस को डिजिटलाइज किया गया है जिसकी वजह से ये वेरी क्विकली ये उतरता है और उसके बाद अपने प्रोसेस में एंटर होकर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। बताइए सर कि क्या हमारे पास कोई फिगर मौजूद है कि कितना बिजनेस जो है वो सालाना इस वक्त पोर्ट कर पा रही है और हमारी GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? GDP की लार्जर कंट्रीब्यूशन की तो शायद मैं इस वक्त आपको फिगर ना दे सकूं, लेकिन पोर्ट जो है वो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले 3-4 साल के अंदर एक बहुत ही हेल्दी प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, जिसके बाद एक बहुत अच्छा फिगर जो है वो हम नेशनल एक्सचेकर में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोर्ट्स थोड़े ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, तो
हम अपना जितने तमाम अखराजात हैं इंक्लूडिंग जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हम टोटली खुद करते हैं। अच्छा। तो वी आर नॉट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। सही। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं या फ्यूचर में होने जा रहे हैं वो सब हम खुद कर रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, जाहिर है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कंटेनर्स का आना, लोडिंग अनलोडिंग अपलोडिंग, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ब्लू इकोनॉमी एक लार्जर कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आप ये बताइए कि ब्लू इकोनॉमी में पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है और हम उसका कितने % तकरीबन उसको हम अचीव कर पा रहे हैं? अच्छा, ब्लू इकोनॉमी बड़ा शॉर्ट एंड स्मार्ट बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम उसके चंद परसेंटेज भी हम उसकी जो है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला ने हमें तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब कोस्ट लाइन दी है और उसके अंदर हम उसको बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो बहुत फिशरी सेक्टर है, जैसे हमारी फ़िश एक्सपोर्ट्स में बहुत बेहतरी आई है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि जिसको $1 बिलियन इंडस्ट्री कहा जाता है, उसमें हम नहीं है। फिर शिप रिसाइकलिंग है, उसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें लेटेस्ट जो है वो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा एरिया है, इसको 5वां सूबा कहा जाता है, जितनी हमारा एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसको अगर आप एरिया वाइज इसको मेजर करें तो ये तकरीबन इसको 5वां सूबा कहा जाता है और जिसमें जितने रिसोर्सेज हैं वो अनटैप्ड है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत कम फ़ायदा उठा पा रहे हैं, रुकावटें क्या हैं और कौन से स्टेप्स आप समझते हैं कि लिए जाएँ तो हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, बहुत सारा काम हुआ है, जैसे इससे पहले भी आपकी बात हुई है, मैरीटाइम टास्क फोर्स ने काफ़ी सारा काम किया है, फिर SIFC ने इसमें बहुत सारा काम किया है। डायरेक्शन ठीक है, पॉलिसी इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो हुई हैं और उन तमाम लोगों के साथ हुई हैं, जैसे मेन कस्टोडियंस के अंदर FPR है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम है, पॉलिसी इंटरवेंशंस मौजूद हैं। अब इन चीज़ों के होने में वक्त लगेगा, इनका फ्रूट आने में वक्त लगेगा, पोर्ट्स को अपने पोटेंशियल पे आने में वक्त लगेगा। जैसे दिन को आज ब्रीफिंग में बात हुई कि जो सालों का सफ़र था वो हमने 2 माह में तय किया विद रिगार्ड टू ट्रांसशिपमेंट के जो कवानीन थे, तो वो हम बहुत सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है वो हम 2 माह में करने में कामयाब हुए। तो इन चीज़ों को भी मैच्योर होने में वक्त लगेगा, डायरेक्शन ठीक है इंशाल्लाह। साहब, हम देख रहे हैं कि हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना पाकिस्तान आ रही हैं, हमारी दुआ है कि हज़ारों गाड़ियाँ पाकिस्तान से जा भी रही हों, यहाँ बन रही हों, दूसरे मुल्कों में जा रही हों, वो दिन भी कभी आए कि हम एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा अपने आप को वो कर रहे हों। तो इसकी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्ट तो चले हो ही रही है, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इम्पोर्ट होना भी एक अच्छा साइन है गाड़ियों का, वो एक्सपोर्ट के लिए हो रही है। एक्सपोर्ट के लिए गाड़ियों का इतनी बड़ी तादाद में, और सारी इलेक्ट्रॉनिक EV टाइप की व्हीकल्स जो हैं ये पहली दफ़ा आ रही हैं, ये पूरा जहाज़ जो है वो उसका है EV से है, और फ्यूचर में जो है वो इंशाल्लाह ट्रांसशिपमेंट भी इनकी होगी, उसके भी कवानीन पास हो गए हैं और एक्सपोर्ट भी होगी, पाकिस्तान आएंगी और यहाँ से फिर आगे दूसरे मुल्कों के अंदर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये एक्टिविटी देख रहे हैं जी कराची पोर्ट के ऊपर, और ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं सारी EV गाड़ियाँ हैं। तो पाकिस्तान में चलें ये EV गाड़ियाँ आ रही हैं, ये भी अच्छी बात है, और हज़ारों की तादाद में आ रही हैं। आज भी 2000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पहुँची हैं। तो ट्रांसशिपमेंट की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप ये गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और यहाँ से फिर अगले मुल्कों के लिए अलग अलग कंटेनर्स में लोड करके भेजी जाती हैं, जिस तरह से ट्रांसशिपमेंट का काम इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ गया है, खासतौर पर हुर्मुज़ बंद होने के बाद। तो अगर ये चैनल ऑपरेट करने लगता है तो तवक्को ये की जा रही है कि अगर हुर्मुज़ खुल भी जाता है और वो वाली कोस्ट लाइन जो है वो बहाल हो भी जाती है, तो इसके बावजूद भी ये जो रूट है ये ज़्यादा सूटेबल रूट है दुनिया के लिए ट्रांसशिपमेंट के लिए, और ये जो पोटेंशियल अब क्रिएट हुआ है पाकिस्तान का ये जारी रह सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज यहाँ पर मौजूद भी हैं और ये ख्वाहिश भी कर रहे हैं, ये सोच भी रखते हैं, और यहाँ इंतज़ामिया कोशिश भी कर रही है कि ये जो एक इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ये लॉन्ग लास्टिंग हो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डिलीवर किया जा सके। मेरे साथ खुर्रम खान साहब मौजूद हैं, CEO हैं KGTL के। इस टर्मिनल पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं खुर्रम खान साहब से जानते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए इस टर्मिनल पर क्या कुछ हो रहा है? देखें, ये जो आप जिस टर्मिनल पे खड़े हैं ये KGTML है, हमारा ये मल्टीपर्पज टर्मिनल है। इसमें हम सारे ग्रेन्स, बल्क कार्गो और रो जो आप अभी कार कैरियर देख रहे हैं ये सब हम हैंडल करते हैं यहाँ पे।
तो ड्राई बल्क जितना भी है आपका, चाहे वो ग्रेन्स आ रहे हैं, आपके व्हीट आ रहा है, फर्टिलाइजर आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्लिंकर, सीमेंट, राइस, वो सब यहाँ से सही है। और इसका प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लेता है ये सारा कुछ होना? जी देखिए, अभी जो ओल्ड डेज थे उसमें एक एक जहाज को 10-15 दिन 20 दिन लगते थे। अभी हम इसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें वेयर हाउसेज बन रहे हैं, नई क्रेन्स आ रही हैं, बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रेन्स आ रही हैं, और साइलोस बन रहे हैं। उससे ये होगा, और अभी हमने ड्रेजिंग भी कराई है, तो उससे ये होगा कि ये सारे बड़े जहाज हैंडल होंगे, और नॉट ओनली बड़े होंगे बल्कि जो 10 या 15 दिन में हैंडल होते थे वो 3 दिन या 2 दिन में कंप्लीट। ड्रेजिंग से पहले कितनी डेप्थ थी इस पोर्ट की? 13 मीटर की डेप्थ। 13, अब आप 16 पे ले जा रहे हैं? 15.5 मीटर। 15.5 पे ले जा रहे हैं। जी, तो 15.5 पे जाने से बड़े जहाज भी यहाँ पर आ सकेंगे? जी बिल्कुल, जो अभी साइज आता है उससे डबल साइज आएगा। तो वो जो एक बात हुई कि अभी 2 जहाज का जो कार्गो है वो एक जहाज में आ जाएगा। ये जो इस वक्त जिस शिप पे हम खड़े हुए हैं, जी, कार कैरियर है, ये कितना बड़ा है? ये देखिए, इसमें 5000 गाड़ियाँ आती हैं, और इसमें इस वक्त पाकिस्तान में 2000 गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी, 5000 गाड़ियाँ आती हैं। तो इससे बड़े साइज के जहाज आप कह रहे हैं वो आ सकते हैं? जी, इससे बड़े जहाज आ सकते होंगे और आते भी हैं। पोर्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो लोडिंग अनलोडिंग का होता है। कंटेनर्स उतर रहे होते हैं, कंटेनर्स लग रहे होते हैं, और इस वक्त ये देखें जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक एक करके जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं अपनी मार्क्ड लोकेशन पे। अब इसको अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक करने के बाद इसको यहाँ से उठाया जाएगा, और उठाने के बाद इसको शिप के ऊपर लोड कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक पूरे सिस्टम के तहत हो रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है, पीछे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, फिर इसका कहीं रिकॉर्ड आ रहा होगा कि कौन सा जो है वो लोड हो गया है, कौन सा लाइन में लग गया है, कौन सा स्कैन हो गया है। ये सारा साथ डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है, और जो फिजिकल जो इसका प्रोसेस हो रहा है वो ये है। अभी आप ये देखिएगा कि ये वाला जो कंटेनर है इसको यहाँ से वो ग्रिप करेंगे, और ग्रिप करने के बाद उठा लेंगे ऊपर, और एक हाइट पर ले जाके इसको उस शिप के ऊपर जो इस वक्त लगा हुआ है उसके ऊपर रख देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो दिन भर यहाँ 24/7 होता है, 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन, 24/7 ये प्रोसेस चलता रहता है। इधर भी हो रहा है, इस लाइन में भी हो रहा है, उधर भी आप देखेंगे ट्रक निकल रहे हैं, ये दिखाएं इस तरफ, ये भी ट्रक निकल रहे हैं। ये पूरा जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जो यहाँ पर बनाया गया है। अभी मैं आपको दिखाना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है इसको यहाँ से कैसे उठा के ऊपर ले जाते हैं। वो देखें, वो ऊपर से आ रहा है इसको एंकर करने के लिए, और ये नीचे आएगा पूरी प्रिसीजन के साथ, और इसको आकर ये ग्रिप करेगा, और ग्रिप करने के बाद इसको उठाकर ये ले जाएगा और शिप के अंदर डाल देगा। तो दिन भर यहाँ पर यही प्रोसेस होता रहता है। अभी आप ये देखिए कि इस तरह से इसको ग्रिप करेगा और आन के आन में उठाकर इसको ले जाएगा कंटेनर को। तो इस तरह से ये कंटेनर यहाँ पर लोड होते हैं, अनलोड होते हैं, और एक जो बड़ा जहाज़ है वो 2500 कंटेनर लेकर जाता है। ये जो शिप है मेरा ख्याल है कि इसमें 2500 के करीब कंटेनर्स हैं, और जैसे ही अभी आप देखिएगा ये इसको पूरी प्रिसीजन के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसको यहाँ से ग्रिप किया जाएगा, और ग्रिप करने के बाद आप देखिएगा कि ये इसे उठाकर, ये देखें, ये इन्होंने इस कंटेनर को उठाया है, ये हवा में लेकर ऊपर बुलंद हो गया है, और ये अब इसको ले जाएंगे और ले जाकर वहाँ शिप के ऊपर रख देंगे। और शिप के ऊपर भी देखिए एक तरतीब के साथ ये कंटेनर्स लोड किए जा रहे हैं। तो दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं जो एक तरतीब से रखे गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर उमेर मौजूद हैं, केपीटी के ऑफिसर हैं, और इस वक्त हम जिस टर्मिनल पे खड़े हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है ज़रा इनसे समझते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कंटेनर जो है वो लोड हो रहे हैं। ये बहुत लंबा शिप है, बहुत बड़ा शिप है। ये जो जिस जगह पर ये आया हुआ है इस वक्त, ये हमारी जो पोर्ट का हिस्सा है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा डीप है। कितनी डेप्थ है इसकी? अच्छा, इस वाली पोर्ट जो है ये साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल लिमिटेड के नाम से है, जो कि हचिसन पोर्ट हमारा पोर्ट ऑपरेटर है, और यहाँ की ड्राफ्ट लाइन जो है वो 16 मीटर है। दुनिया के सबसे बड़े शिप्स जो हैं वो हम इस वाली बर्ड्स पे लगा सकते हैं। अच्छा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारी एक पोस्ट गई थी कि MSC एरिका, इसकी लेंथ ओवरऑल लेंथ जो थी उसकी 400 मीटर्स थी। अच्छा। वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप था, वो हमारे पास यहाँ बढ़ता हुआ था। ठीक है। तो ये भी जो है सबसे दुनिया के बड़े शिप्सों में से एक होते हैं, और जो कि ड्राफ्ट लेंथ को 16 मीटर रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम ऐसे PTL पे बर्थिंग होती है।
और ये वाला टर्मिनल हमारा कंटेनर टर्मिनल है और यहाँ की जो सारी क्रेन्स हैं वो सब मैन हैंडल्ड वाली नहीं है, ये सब अच्छा। जॉयस्टिक से कमरे में बैठ के जैसे कि अच्छा, पहले हमने ऑपरेट हो रही दिखाया हैं। वहाँ से ऑपरेट हो अच्छा, यानी इस वक्त जो यहाँ से हम देख रहे हैं ये कंटेनर उठा के ऊपर रखे जा रहे हैं, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। ऑपरेट नहीं कर रहा, वहाँ से हमारे कंट्रोल रूम जो है SAPTL का, वहाँ से जॉयस्टिक के जरिए ये रिमोटली कंट्रोल्ड हो रही है। अच्छा, ये स्टाफ जो है ये सिर्फ इसको लुक आफ्टर कर रहा है और इसको थोड़ा आगे पीछे कर रहा है, और जो ऊपर से जो क्रेन्स हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो ऑपरेट हो रही हैं। ये कितने कंटेनर्स इस शिप में आ जाते हैं तकरीबन? ये सर डिपेंड करता है कि कंटेनर शिप जो है वो किस लेंथ का है, तो हाँ। डिफरेंट वेरिएशन होती है और ये भी होता है कि रफली 2000-3000 कंटेनर्स, ज़्यादा इससे ज़्यादा 20,000 तक जो है वो मैक्सिमम शिप जो है वो लेके जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है जो इस वक्त हो रही है, इसको आप बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है लोडिंग अनलोडिंग और उसकी मैनेजमेंट जिस तरतीब के साथ यहाँ पर रखा गया हम देख रहे हैं, ये इसको कैसे मैनेज किया जाता है? बिल्कुल, सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटेड हैं। यहाँ कोई जो है वो मैन मेड वाली, वो मैन हैंडल्ड वाली चीज़ नहीं है कि बंदा खुद से चाहे तो उसमें लेट करे चीज़ें करें। सारा आपका जो है वो इंक्रीज इन ड्वेल टाइम वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी हुई है। इंक्रीज इन ड्वेल टाइम क्या होता है कि यार आपका शिप जो है वो एक टाइम पे बर्थ हुआ, उसने इतने कंटेनर उतारने थे, वो कितनी देर में उतारे। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हम ऑटोमेशन की तरफ लेके गए हुए हैं और उससे ड्वेल टाइम में हम कमी ला रहे हैं। जिस तरह आपका ड्वेल टाइम कम होता है उससे ज़्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी। एक शिप जो है जैसे ये भी आया है, ये कितने दिन में लोड करके यहाँ से निकल जाएगा? सर ये डिपेंड करता है कि ये, अच्छा सारे शिप जो हैं वो सिर्फ ऑफलोडिंग के लिए आते हैं नहीं आते, और कुछ सारे शिप जो हैं वो ऑनलोडिंग के लिए नहीं आते। अच्छा। तो कुछ पार्ट जो होता है उसका ऑफलोड होना होता है और अच्छा। कुछ खाली कंटेनर जैसे कुछ आए हैं उसमें पहले से लोड होंगे, कुछ पहले से लोड होंगे। यहाँ से जो उठाने होंगे यहाँ उठा के आगे निकल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ यानी हो सकता है कि वो इंडिया से आ रहा हो या भूटान से आ रहा हो और उधर से इतने होते बड़े हुए शिप जो हैं ये मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। मुझे कहा गया है कि यहाँ पर खड़े होने का प्रोटोकॉल ये है कि आप जैकेट पहन लें और कैप पहन लें। कैप इसलिए कि खुदा ना खासा कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो आपको चोट ना आए, और जैकेट इसलिए कि आप दूर से नजर आए कि आप खड़े हुए हैं। तो पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर काम होता है। आप मखसूस जगहों पर चल नहीं सकते, मखसूस जगहों पर खड़े नहीं हो सकते, काम करने का भी एक तरीक़ेकार है। तो ये सब कुछ यहाँ पर उसको फॉलो किया जाता है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जो पोर्ट है ये आप इसे कहें कि पाकिस्तान की इकॉनमी की शारग है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से इकॉनमी चलती है, यहीं से हमारी ट्रेड होती है, इसी से हमारी इंपोर्ट होती है, इसी से एक्सपोर्ट होती है। जो इंपोर्ट होती है उससे भी कारखाना लगता है, जो इंपोर्ट होती है उससे ऑयल आता है और हमारा मुल्क चलता है, जो इंपोर्ट होती है उससे हमारा सिस्टम चलता है, और जो एक्सपोर्ट होती है ज़ाहिर है उससे डॉलर्स आते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर ट्रांसशिपमेंट, यानी ब्लू इकॉनमी के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पोर्ट से होकर गुजर रहे होते हैं। पोर्ट के बगैर, चाहे वो फिशरीज का काम ही क्यों ना हो, पोर्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अगर आपने मछली पकड़कर पोर्ट पे लानी है या यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करनी है, दोनों सूरतों में आपको पोर्ट की ज़रूरत है। तो पोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए। तो हम खुशकिस्मत हैं, पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान को समंदर मिला है, पाकिस्तान को एक ऐसा साहिल मिला है जहाँ पर हम अपनी बंदरगाहें बना सकते हैं। गवादर तो बनी बनाई बंदरगाह है, कुदरत ने हमें तोहफे में दी है। अब इसको कितना अच्छा इस्तेमाल करना है ये हमारे ऊपर है, हमने कितना अच्छा इसको इस्तेमाल करना है। और अब इसको एफिशिएंट बनाने के लिए बहरहाल कोशिशें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, ब्लू इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी का बाकायदा हिस्सा बनाया जा सके, ये कोशिशें की जा रही हैं। अब आप देखें कि ये मुख्तलिफ कंटेनर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, सीमेंट आ रहा है, एडिबल चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ से भी पाकिस्तान से बहुत कुछ बाहर के मुल्कों में जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पोर्ट से हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको दुनिया की जो जदीद पोर्ट्स हैं उसके हम आहंग किया जाए, उस सिस्टम को फॉलो किया जाए जो दुनिया के जदीद पोर्ट्स पे हो रहा है। अगरचे यहाँ पर डिजिटलाइज करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, बहुत सारे क्रेन ऑपरेटर्स यहाँ पर खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंटेनर्स को उठा कर ले जाया जाता है, और बहुत सारे जो है सिस्टम डिजिटलाइज भी हो गए हैं। जैसे मैंने आपको अंदर एक जगह पर दिखाया था कि वहाँ दूर दफ्तर के अंदर बैठकर एक शख्स जो है वो इस ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, और वो जॉयस्टिक के जरिए से इसको उठाता है और उठाकर वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है या उसको उठाकर ट्रक के ऊपर रख देता है। तो ये सारा काम जो है वो डिजिटल तरीके से भी हो रहा है। इसी तरह स्कैनिंग का सिस्टम बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। इसी तरह से जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि पोर्ट से जब ट्रक बाहर निकलते हैं तो जल्द से जल्द वो मोटरवे तक पहुंच सके। M10 का जो मंसूबा है कि पोर्ट से लेकर आप M9 तक मोटरवे तक पहुंचाने के लिए एक अलग से 57 किलोमीटर की मोटरवे बनाई जानी है, वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है, सारा सिस्टम है,
ये जितना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और जितनी जल्दी होगा उतना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो आज का प्रोग्राम हम कराची पोर्ट से आपके लिए खुसूसी तौर पर लेकर आए थे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन कौन सी जो है वो डेफिशिएंसीज़ हैं जिस पर भी काम हो रहा है और कौन से तरीक़ों को एफिशिएंट तरीके से, कौन सी चीज़ों को एफिशिएंट तरीके से जो है वो मैनेज कर लिया गया है। तो कुछ चीज़ें हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखा पाए हैं। यह आज का खुसूसी प्रोग्राम कराची पोर्ट से था। KPT के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।